आज खेत से लौटने में रात हो गई थी। भूपेश ने इस बार अपने खेत में गेहूं की फसल बोई थी। आवारा जानवरों से फसल को उजड़ने से बचाना था, सो रात रात भर जाग कर रखवाली करनी पड़ती। बाड़ लगाने का भी कोई ज्यादा फायदा नहीं था, क्योंकि आवारा पशु उसे भी काट डालते हैं। आज तो खेत में पानी भी डालना था, सो भूपेश को लौटने में बहुत रात हो गई थी। अगल बगल के खेतों वाले सब साथी भी चले गए थे। भूपेश को रात में अकेले ही लौटना पड़ा। घर पर मां इंतजार कर रही थी। रात में हवा साए साए कर रही है। खेतों से होता हुआ भूपेश चला रहा था। पीपल, नीम, आम, बबूल के पेड़ों की छाया ऐसी लग रही थी जैसे प्रेतात्माएं आकर खड़ी हो गई हों। बीच बीच में किसी पक्षी की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। ऐसी गहरी काली रात में ही अकेले आदमी को प्रेतात्माएं घेरने की कोशिश करती है। वे अक्सर खूबसूरत औरत का भेष बदल कर आती है और बड़ी ही मीठी आवाज में बुलाती है। अम्मा कहती है कि अंधियारी रात में अगर कोई औरत मीठी आवाज में बुलाए तो पीछे मुड़कर मत देखना, बस सीधे चलते चले जाना। प्रेतात्मा 2 बार ही पुकारती है और अगर मुड़कर देखो भी तो तीसरी आवाज पर मुड़ो, क्योंकि प्रेतात्मा तो 2 बार ही आवाज दे सकती है। अम्मा की इस सीख को याद करता हुआ भूपेश चला जा रहा था। नहर की मेंढ के किनारे झाड़ियां उगी हुई थी। इन जगहों पर सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े भी रहते थे। भूपेश ने मोबाइल की टॉर्च चलाई, जिससे वो रास्ता देखता जा रहा था। मोबाइल में बैटरी भी कम था। उसकी भी बैटरी डिस्चार्ज हो जाने का खतरा था। अपने डर को काबू में करते हुए वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहा था। क्या अब राजपुर गांव तक जा रहे हैं? पीछे से एक मधुर आवाज आई। राजपुर भूपेश के गांव का ही नाम था। यह सुनकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई और चाल तेज हो गई। भूपेश को लगा कि निशी डाक यानी रात की आत्मा उसे आवाज दे रही है। अगर वो उसके चंगुल में फंस गया तो निशी डाक उसे बंधक बना लेगी, उसके अंदर घुस जाएगी और फिर वो आत्मा का गुलाम बन जाएगा। क्या आप राजपुर गांव तक जा रहे हैं? फिर वही मधुर आवाज आई। 2 बार आवाज आ गई है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। दिल की तेज धड़कनों के साथ भूपेश चलता जा रहा था। तीसरी बार फिर वही आवाज गूंजी। क्या आप राजपुर गांव जा रहे हैं? आत्मा तो बस 2 बार आवाज देती है। इसने तीसरी बार भी आवाज दी है, तो इसका मतलब ये आत्मा नहीं है। भूपेश ने सोचा और डरते डरते सिर घुमाया और टॉर्च की रोशनी में देखा कि ये तो उसी के गांव की एक लड़की गौरी है। गांव के पंडित जी की बेटी। शहर जाती है, बीए की पढ़ाई कर रही है। गौरी, तुम इतनी रात को कहां से आ रही हो? डरी हुई आवाज में भूपेश ने पूछा। अभी उसका अपने डर और घबराहट पर काबू नहीं हुआ था। आज मेरे कॉलेज की छुट्टी देर से हुई और फिर बस भी देर से मिली, इसी के चलते देर हो गई। गौरी ने बताया रास्ता तकरीबन कट ही चुका था। भूपेश और गौरी हंसते बतियाते घर आ गए। भूपेश और गौरी दोनों तकरीबन हम उम्र थे। बचपन में वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। साथ खेले, लड़े झगड़े थे। उनके बीच प्यार का बीज पिछली रात की आत्मा ने बो दिया था। भूपेश के पिता खेती करने वाले एक मेहनती किसानी थे। सामाजिक भेदभाव और व्यवस्था के मुताबिक वे निचली जाति के लोग थे। गौरी ब्राह्मण परिवार से थी। उसके पिता पंडित गंगाधर शास्त्री पीढ़ियों से चला आ रहा पंडिताई का धंधा करते थे। आसपास के गांवों में भी उनका अच्छा खासा सम्मान था। ग्रेजुएशन कर रहा भूपेश पढ़ाई के साथ साथ पिता की खेती बड़ी में भी अपना पूरा योगदान देता था। वो बहुत मेहनती लड़का था। कुछ बनकर माता पिता को खुश देखना चाहता था। छोटे भाई और बहन को भी पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिले, ये उसकी दिली तमन्ना थी। एक दिन भूपेश ने गौरी को बोला, कुछ पढ़ती लिखती भी हो या बस ऐसे ही मौज मस्ती करने जाती हो कॉलेज में? गौरी ने कहा, अरे अगर मैं फेल हो गई तो पिताजी डिग्री भी पूरी नहीं करने देंगे, घर पर बिठा देंगे। और तुम्हारा क्या इरादा है, आगे क्या करोगे? भूपेश ने कहा, ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर फिर सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करूंगा। अम्मा बाबूजी को कुछ बनकर दिखाना है,
उन्होंने बहुत दुख उठाए हैं मेरे लिए। कुछ समय के बाद भूपेश का रिजल्ट आ गया। वो फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया था और आगे की तैयारी के लिए इलाहाबाद जाने की सोच रहा था। जब से गौरी को यह बात पता लगी थी, उसकी भूख प्यास गायब हो गई थी। न जाने कब लौटेगा अब वो। तब तक तो पिता और भाई मेरी शादी कही और करवा देंगे। यही सब सोचकर गौरी को घबराहट होती थी। गौरी ने कहा, तुम इलाहाबाद चले गए तो पीछे से मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करा देंगे। वैसे भी मेरे पिता और भाई हमारी शादी को कभी राजी नहीं होंगे। भूपेश गौरी को दिलासा दे रहा था, तुम बस अपनी शादी मत होने देना। जब मैं अच्छी नौकरी पालूंगा फिर तुम्हारा हाथ मांगूंगा, तब तुम्हारे पिता मना नहीं कर पाएंगे। गौरी गांव में ही रह गई और भूपेश इलाहाबाद चला गया। गौरी को आज भी याद थी उसके बचपन की वो घटना, जब गांव के ही रूपेंद्र ठाकुर के परिवार ने अपने ही घर की बेटी को मारकर फांसी पर लटका दिया था, क्योंकि वो गांव के पास के घर में रहने वाले एक नीची जाति के लड़के से दिल लगा बैठी थी। वो लड़की उसके साथ भाग जाने को भी तैयार हो गई थी। ये पता चलने पर उसके पिता और भाइयों ने ही उसका गला घोंटकर उसे फंदे से लटका दिया था और पुलिस को घूस देकर मामला रफा दफा करवा दिया था। वो लड़का और उसका पूरा परिवार ठाकुरों के डर से जान बचाकर गांव छोड़कर भाग गया और शहर में मजदूरी करने लगा था। 3 साल बीत गए थे। गौरी ने बीए कर लिया था। उसके लिए लड़के की तलाश जोरों पर थी। इस बीच भूपेश 1 से 2 दिन के लिए घर आता और चला जाता। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा रखा था। परिवार वालों पर पैसे का बोझ न पड़े, इसलिए वो शहर में ट्यूशन पढ़ाकर अपने खर्चे पूरे करता था। लो पंडित जी, मिठाई खाओ। एक दिन भूपेश के पिता सारे गांव में लड्डू बांट रहे थे। खुशी उनके चेहरे से छलक रही थी। क्या खुशखबरी है भूपेश के बापू? पंडित गंगाधर शास्त्री ने हंसकर पूछा। भूपेश को डिग्री मिलने के बाद उसको कॉलेज में पढ़ाने की नौकरी मिल गई। शुरू में ही 60,000 रुपए महीना मिलेंगे। अपने गांव का पहला लड़का है जो इतनी बड़ी पोस्ट पर पहुंचा है। अखबार में भी खबर छपी है। बेटे की कामयाबी ने पिता की छाती गर्व से चौड़ी कर दी थी। ये सुनकर पंडित गंगाधर शास्त्री के मन में जलन ने जन्म ले लिया। दिल से आहसी निकली, पर फिर मन ने यह भी माना कि भूपेश है भी मेहनती और लगनशील, इसीलिए इस मुकाम तक पहुंचा है। वरना उनके दोनों बेटों में से तो एक भी इंटर भी सही से पास नहीं कर पाया था। दोनों को मजबूरन अपने पंडिताई के धंधे में ही उतारना पड़ा था। गौरी ने भी ये खबर सुनी तो उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। अब इंतजार था कि कब भूपेश घर वापस आएगा। भविष्य में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, पर उम्मीद की एक लौ तो जली ही थी। आखिर वो दिन आ ही गया। भूपेश घर आया तो उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। भूपेश अब गौरी के पिता से अपने रिश्ते की बात करने को बेताब था। नमस्कार बाबूजी, कहते हुए भूपेश पंडित गंगाधर शास्त्री के घर आया और उनके पैर छुए। अरे आओ भूपेश, बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। तुम्हारी सारे गांव का नाम रोशन कर दिया तुमने तो सब आपके आशीर्वाद का ही फल है बाबूजी, भूपेश ने कहा। बहुत बढ़िया, ऐसे ही तरक्की करो जीवन में। इस बार उनका आशीर्वाद दिल से निकला था। बाबूजी, एक बात कहनी है आपसे। डरते डरते भूपेश किसी तरह बोल पाया। हाँ बोलो बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है, पंडित जी ने कहा। अगर आपको मंजूर हो तो मैं गौरी का हाथ आपसे मांगना चाहता हूं। मैं उसे जीवन में कभी कोई दुख नहीं दूंगा। भूपेश किसी तरह बोल पाया। सुनते ही पंडित जी सन्न रह गए, कुछ बोल न फूटे। उन्हें अंदाजा तो था कि गौरी और भूपेश में अच्छी बोलचाल है, पर वे दोनों शादी करना चाहते हैं। उन्होंने इतना नहीं सोचा था। पंडित गंगाधर शास्त्री की चुप्पी को उनकी नाराजगी जानकर भूपेश चुपचाप वहां से चला गया। सब कशमकश में थे। गौरी के दोनों भाई गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उस हरामखोर की इतनी हिम्मत। नौकरी लग गई तो अपनी औकात भूल गया, हमसे बराबरी करने लगा। बड़ा बेटा कह रहा था, आप कहो तो अभी हाथ पैर तोड़कर फेंक आए।
छोटा बेटा हमें हाँ मिला रहा था। पंडित जी ने उन्हें शांत रहने को कहा। दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि पिताजी को क्या हो गया है। एक नीची जाति के लड़के की इतनी हिम्मत की ब्राह्मणों की बेटी का हाथ मांगे। वे दोनों अपनी बहन को भी कोस रहे थे। पंडित जी उहापों में थे। ब्राह्मण थे, पर वे एक पढ़े लिखे और प्रैक्टिकल इंसान भी थे। वे भूपेश की पढ़ाई लिखाई, उसकी कामयाबी से खुश थे और उनकी बेटी उसके साथ सुखी रहेगी, इसका भी उन्हें यकीन था। उनकी आंखों पर धर्मांधता का पर्दा नहीं चढ़ा था। उनके दोनों बेटे जो फजूल के तेवर दिखा रहे थे, उसका उन्हें एहसास था। उन्होंने भूपेश को अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करते, पीठ पर भारी वजन लादे हुए अनाज ढोते हुए और पढ़ाई करते हुए देखा था। दिन बीत रहे थे। भूपेश के जाने का दिन आ गया था। जाते समय वो हिम्मत जुटाकर पंडित गंगाधर शास्त्री के पैर छूने गया। जा रहा हूं बाबूजी, कहकर वो पंडित जी के पैर छूने के लिए झुका। जाओ बेटा, अपना काम मन लगाकर करना। शिक्षा देना एक महान और पवित्र काम है। कभी अपने कर्तव्य से मुंह मत मोड़ना। पंडित जी ने अपना आशीर्वाद दिया और आगे कहा, तुम्हारी और गौरी की शादी की बात हम तुम्हारे माता पिता के साथ मिलकर तय कर लेंगे। ये सुनकर भूपेश खुश हो गया था। सब मुरझाए फूल खिल गए थे। खेतों में सरसों फूल रही थी। वसंत आ गया था। निशी डाक यानी रात की आत्मा से शुरू हुई कहानी अपने मुकाम पर पहुंच गई थी।